अपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि कल की क्लास में हमने नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स संख्या के बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स संख्या क्या होती है? जैसे वास्तविक संख्याओं के अंदर वो सभी संख्याएं आ जाती है जो हम नॉर्मली जो अपन यूज करते हैं, वो सभी संख्याएं किसमें? वास्तविक संख्याओं के समूह में आ जाती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी होती है? जो इमेजिनरी नंबर, जहां जैसे कि एक आपने √2 आइटा देखा होगा, जैसे -√2 ये देखा होगा। अब इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक नंबर बोलते हैं। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, इस संख्या की कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं तो -√1 को क्या लिखते हैं? इसको आइटा लिखा जाता है, और √2 को ऐसे। तो अब इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि -1 इंटू -1 इंटू टू √2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको आइटा लिख सकते हो और इसको √2 लिख सकते हैं। ऐसी समस्याओं को सोल्व करने के लिए काल्पनिक संख्याओं के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। तो अब काल्पनिक संख्याओं में को लिखने का, काल्पनिक संख्याओं को हम एक जे काल्पनिक संख्याओं को किससे? जेड से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जेड से। काल्पनिक संख्याओं को किससे? स्मॉल जेड से, जबकि इंटेजर्स को कैपिटल जेड से प्रेजेंट करते हैं। तो अब इसे जेड से लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं? ए प्लस आइटा बी। अब इसके अंदर दो पार्ट हो गए। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वास्तविक भाग, और इस भाग को क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। इसको वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। और जो ए और बी दोनों होते हैं, ये दोनों इस किस में से आते हैं? ये दोनों जेड में से आते हैं, जेड में से आते हैं। या फिर इसको परिमेय संख्याओं में से या वास्तविक संख्याओं में से डायरेक्टली ले सकते हो, सभी में से आ सकते हैं ये दोनों। लेकिन जब इसके आइटा लग जाता है तो ये इस भाग को क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग कहते हैं, और इसके आगे वाले को वास्तविक भाग कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो समूह है, इस को हम सी से प्रेजेंट करते हैं, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये यहाँ कॉम्प्लेक्स की जानकारी हम आज इस क्लास में इतनी ही पढ़ेंगे। आगे और कभी हमारे जैसे कि 10th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी मैंने ये आपको बताया है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए हमें जैसे कि 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझाने के लिए एक वार्ता दी हुई है। जैसे कि एक विक्रेता है जो घूमने वाला है, अंडे बेचने वाला एक विक्रेता होता है, और वो जा रहा है तो एक जैसे कि वो जो बोलते हैं कि जो ज़्यादा फालतू रहते हैं या गलियों में घूमते रहते हैं, ऐसे लड़के क्या करते हैं कि दूसरों को परेशान करने के लिए उसके पास जाके इस अंडों का भाव पूछने लग जाता है, और वो गलती से या जानबूझ के उससे वो अंडे सड़क पे बिखर जाते हैं, फूट जाते हैं सभी अंडे। तो वो क्या करते हैं, वो जो विक्रेता था वो पंचायत बुलाता है। पंचायतगंज जाके उससे जितने अंडे उसके टूटे थे, उस अंडों का मूल्य उससे दिलवाने की आग्रह करता है। तो उससे पूछा जाता है कि ये अंडे कितने थे? तो विक्रेता भी एक पहेली में अंडों की संख्या बताता है। तो वो पहेली में बताता है कि अगर दो की जोड़ों में उसको गिना जाए तो एक शेष बल बचता है। जैसे कि दो के जोड़ों में गिनेंगे तो दो को, जैसे वो टोटल ए मान ले, और अब दो को गिन रहे हैं तो 2, और ये इसको आर मान लें, जिस संख्या से हम गिन रहे हैं, प्लस आर है, 1 शेषफल बचता है। और अगर फिर वो बोलता है जैसे कि अगर आप तीन तीन के जोड़ों के रूप में गिनोगे तो 2 शेषफल बचता है। तो यहाँ फिर से इसको टी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा 2 शेषफल बच जाएगा। अब फिर वो बोलता है कि अगर 4 के जोड़ों में आप उसको गिनोगे तो 3 शेषफल बच जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 शेषफल बच जाएगा। फिर अगर आप उसे 5 के जोड़ों में गिनते हो तो उसमें 4 शेषफल बचता है। प्लस 4 शेषफल बच जाएगा। और अगर उसे 6 के जोड़ों में गिनते हो तब उसे 5 शेषफल बचता है। और अगर 7 के जोड़ों में उनको गिना जाता है तब शेषफल 0 बच जाता है। तो इस
के माध्यम से वो उसने इस अंडों की संख्या बताने की कोशिश की है। तो हम और लास्ट में बोलता है कि जो अंडों की जो संख्या है वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब शायद नीचे का ना दिखे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अंडों की टोटल संख्या 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम इसके माध्यम से इस संख्याओं को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि उसने क्या कहा कि टोटल संख्या 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती और उसमें 7 का मतलब 7 का पूरा भाग जा रहा है। ये जो संख्या है, अब पहले हम देखते हैं वो संख्या कितनी थी। तो जैसे कि 150 है, उसमें 7 का पूरा भाग जा रहा है। तो हम इसके अंदर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड हम नॉर्मली जानते हैं, लेकिन इसका नाम आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि ये वो मेथड है जिसमें हम मान रख के हम उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो उस मेथड को ही बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हम देखते हैं कि 7 का भाग देते हैं तो इससे पास वाली संख्या कौन सी आती है। तो अगर आप 150 में से पास वाली संख्या देखेंगे तो वो आती है 147, 147 आती है, जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। लेकिन इस संख्या में प्रथम जो पहला उसने जो पहली बोली वो भी इससे सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इस पे अगर 2 का भाग देते हैं तो एक शेषफल बचता है। लेकिन अगर आप 3 का भाग दोगे तो इसके अंदर शेषफल क्यों नहीं, क्योंकि देखो 3 का भाग दे रहे हो आप, तो 3 का भाग इसमें दोगे तो 12, 4 आ गया कि 2, यानी पूरा भाग जा रहा है इसके अंदर। अगर पूरा भाग जा रहा है तो मतलब ये इसके पहले रॉन्ग हो जाएगी, तो मतलब 147 नहीं हो सकता। इसके बाद अगला नंबर 140 आ जाएगा। 140 में अगर 140 आते हैं तो अगर 2 का भाग देते हैं एक शेषफल नहीं आ सकता, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। फिर हम 140 से पहले 100 क्या था, 133 आता है। अब 133 के अंदर भाग देके देखते हैं, पहला वाला कॉन्सेप्ट पहली इसमें पूर्ण कर रहा है। सेकंड देखते हैं कि इसके अंदर 3 का भाग देके देखते हैं, तो फिर से 4 आ गया, फिर 1 बच गया 13, फिर 12 आए, मतलब शेषफल एक ही बच रहा है। यहाँ शेषफल एक ही बचता है, एक शेषफल बच रहा है, मतलब फिर से ये 133 नहीं हो सकता। 133 से पहले 7 का भाग किस में जाता है, तो इससे के अंदर 7 घटा दो और आप 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब 126 के अंदर आप जैसे कि 2 का भाग पूरा जा रहा है, मतलब 126 भी नहीं हो सकता। तो अब हम 119 लेते हैं। 119 वो संख्या है जो इस 5 जितने भी ये सर क्या बोलते हैं इसको, पहली बोली है, वो सभी पहली इसको पूर्ण करती है। जैसे 7 का पूरा भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग देते हैं तो एक शेषफल बचता है, 3 का भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचेगा। देख लो आप, जैसे 3 का भाग इसमें दिया तो 3 से काटेंगे तो 3 एकदम 3 3 9 बच गया, 2 बच गए, 9 लग गया। तो यहाँ से फिर 2 शेषफल बच गया। यहाँ से 39 से इंटू 3 कितना 117 होते हैं, तो यहाँ से 2 शेषफल बच रहा है। ऐसे ही अगर 4 का भाग दोगे तो इसमें 3 शेषफल बचेगा, 5 का दोगे तो 4 और 6 का दोगे तो 5 शेषफल बच जाएगा, मतलब अंडों की संख्या 119 आ जाएगी। अब उसने ये पहली को समझा, बुक वाले ने पहली क्यों दी, क्योंकि हमें ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझानी थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या है कि ए और बी कोई दो संख्या है, ए और बी कोई दो पूर्णांक है, ए और बी कोई दो पूर्णांक है, तो बी क्यू और आर ऐसे विद्यमान होंगे, क्यू और आर ऐसे विद्यमान होंगे कि बी प्लस क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू ए का मान आ जाए। वो संख्या क्या आएगी, किसके, ए जो संख्या है वो, और बी से क्यू को मल्टीपल करने प्लस आर शेषफल बचेगा। और आर का मान जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये यूक्लिड विभाजन का कथन है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर उसने, जिस विक्रेता ने ये बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हुए ये बताया था, जैसे कि अगर उस संख्या को 2 के जोड़ों में गिनते हैं तो एक शेषफल बचता है, 3 के जोड़ों में गिनते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 4 के जोड़ों में गिनते हैं तो 3 शेषफल बचता है, 5 के जोड़ों में गिनते हैं तो 4 शेषफल बचता है, और 6 के जोड़ों में गिनते हैं तो 5 शेषफल बचेगा, और 7 के जोड़ों में अगर उसे गिनते हैं तो उस संख्या का शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ बी का मान तो क्या रहा है, बी का मान वेरी कर रहा है, जैसे 2 3 4 5 6 और 7, ये सभी तो बी के मान है। और जो ये दे रखा है क्यू, ये क्या है, आर टी एस वी डब्ल्यू और एक्स, ये सभी क्यू के मान है। और यहाँ से आर के जो मान है, आर के मान क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 5 तक आ रहे हैं, और 0 भी आ रहा है।
ये क्या है, आर के मान है। तो यहाँ से यानी यूक्लिड विभाजन का कथन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि कोई दो पूर्णांक और ए और बी कोई दो पूर्णांक हैं, तो बी और क्यू कोई अद्वितीय संख्या, ये क्या होंगी, अद्वितीय संख्या विद्यमान होंगी जिसे जो इसको संतुष्ट करेगी। ये किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है। अब हम और अन्य एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और 19 लिया है, 19 वो संख्या है और यहाँ 2 है। अब इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको देखते हैं हम, जैसे कि 19 है, बी का मान 2 है, तो क्यू क्या आ सकता है, यहाँ क्यू 9 आ सकता है, प्लस शेषफल 1 बच जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन से इसके लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपके पास 25 है और बी का मान 3 दे रखा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज करते हैं। तो इसको ऐसा लिखा जाता है 25 इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 3 × 8 लिख सकते हैं, प्लस 1 शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन जो दिया उसे हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले एल्गोरिथम वर्ड को देखते हैं। एल्गोरिथम वर्ड का ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय ऐसे लिख रहे हैं। तो आगे जो यूज आएगी तो आर जो 0 से तो बड़ा या बराबर है और बी से हमेशा छोटा रहेगा। ये इसके कथन जब भी लिखो तो ये साथ में जरूर लिखना है। अब हम एल्गोरिथम को देखते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या है कि ये सुपरिभाषित चरणों, किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी प्रमेय को सॉल्व करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके अपनाते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं ना, वही एल्गोरिथम है। मतलब हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जैसे चलते जाते हैं, वो जो मेथड है जो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का या चरणबद्ध तरीके से उसको सॉल्यूशन करने का, वही क्या है, एल्गोरिथम। उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम जो शब्द है, एल्गोरिथम शब्द कहाँ से आई है, एल्गोरिथम शब्द ये 9वीं शताब्दी के अंदर एक फारसी गणितज्ञ हुए थे, फारसी गणितज्ञ हुए थे अल ख्वारिज। ये उस गणितज्ञ का नाम है जिसने एल्गोरिथम शब्द को सबसे पहले यूज किया था। इस कब, 9वीं शताब्दी के अंदर एल्गोरिथम शब्द को यूज किया था। एल्गोरिथम शब्द का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी थ्योरम को या फिर किसी भी क्वेश्चन को चरणबद्ध तरीके से जो सॉल्यूशन करने की जो विधि है उसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम के बाद अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी यही है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस लिए, कि किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने, कोई भी दो संख्या दी हुई है उनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को परिभाषित किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे कि आपको 19 और 38 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब अगर आप 19 और 38 का एलसीएम, ये मैंने इजी सबसे छोटा बताया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 38 को आप लिख सकते हो 19 × 2 लिख सकते हो, प्लस 0। यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। जहाँ इसके अंदर 0 आ जाता है वही जो यहाँ b का मान जो होता है वही उस संख्या का क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, जो एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ देखो b का मान 19 है और यहाँ 0 आ गया, मतलब 19 इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही आप 4 और 24 का एलसीएम ज्ञात करते हो, तो 24 को ऐसे लिख सकते हैं 24 4 × 6 + 0, मतलब यहाँ इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम बड़ी संख्याएं हैं 455 और 42 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें भी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। किसका निकालना है हमें, 455 और 42 का, जिससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, जैसे कि अब हमने 455 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं, 42 का भाग दे रहे हैं। अब कौन सी संख्या से इसके अंदर जाएगा, जैसे कि 4 को इसको 10 से मल्टीपल करते हो तो 11 से मल्टीपल 10 से जाएगा इसके अंदर 400
20 आ जाएगा। बचा कि शेषफल कितना बचा, 5 और 3, और यहाँ 10 आ जाएगा। फिर यहाँ मतलब शेषफल 10 बच गया, सॉरी 35 बच गया। अब क्या करते हैं कि जैसे कि ये जो 10 आया है इसको वापस से डिवाइड करते हैं किस संख्या से, इसको 42 को। तो यहाँ से अगर हम करते हैं जैसे कि रुको, ये जो अब इसको हम लिख सकते हैं 455 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 इंटू 10 प्लस 35 लिखा जा सकता है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, मतलब ये इसका LCF नहीं हो सकता। अब हम इसको 45 को लिखते हैं, ये जो शेषफल बचा उसे लिखना होता है। तो अब यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 शेषफल बच गया, मतलब फिर से 0 नहीं आया, मतलब ये HCF नहीं है। अब हम फिर से देखते हैं, अब इसको 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 0। यहाँ हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ 0 आते ही इस संख्या का HCF क्या हो गया, ये जो संख्या आई है B यहाँ, मतलब 455 और 42 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से HCF दोनों का 7 HCF आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 जात इसका HCF निकालना है। तो अब देखो हम 12,576 को हम यूक्लिड विभाजन पर में किस तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से, अब देखो ये कितना 4000, इसको अगर 4000 मान लें हम अप्रॉक्सीमेटली है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इजीली इसके पास वाली संख्या से डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। अब ये हम 12,000 है, 12,000 और के अंदर 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो इसको जैसे कि 6 और इसको किया 5 कैरी 1 और इसको 12 से किया, ये आ जाएगा। अब देखो अब शेषफल, सॉरी मैंने 30 से मल्टीपल कर रहा था जो कि गलत था। अब हम देखते हैं कि यहाँ से शेषफल कितना आता है, 0 6 में से 6 की 7 में से 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएंगे 420 आ गया। इस नंबर को हम काट देते हैं। तो यहाँ से अब ये जो शेषफल आया वो 0 नहीं है, मतलब आपको फिर से निकालना पड़ेगा। आपको नंबर कौन से लेने हैं, जो यहाँ B आ रहा है और जो R आ रहा है उसको लेके वापस आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ से 4000, अब यहाँ से 420, अब आपके पास 4052 है और 420, अगर इसको 10 से मल्टीपल कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 42 आएंगे, जो कि इससे बड़े होंगे, इसलिए इसको 9 से मल्टीपल करेंगे, प्लस जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिखना है। तो इसको 9 से मल्टीपल किया तो हम निकालते हैं 0 9 दूनी 18 कैरी 1 9 चौक 36 और 1 37 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 आ गया 0 और 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है, देखो 9 हो गया, यहाँ 9 में से 7 गया 2 आ गया, ये आ गया 272 आपके पास आ गया। फिर से यहाँ 0 नहीं आया, मतलब ये 420 वापस आ जाएगा, और ये 272 को किससे 1 से मल्टीपल करोगे 200। अब देखो 420 में 272 घटाते हैं तो देखो यहाँ क्या आ गया, 0 10 में से 2 गया 8 आ गया, और यहाँ 11 में से 7 जाएगा, क्या आ गया 4 आ गया, और 48 आ गया, और 1 इसमें से आ जाएगा तो कितना, ये आ जाएगा 148। अब फिर से यहाँ 0 नहीं है, फिर से आपको आगे बढ़ना है, तो 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस, फिर से आपको इसमें से घटाना है, तो 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, और 7 में से जो 7 बचा है 7 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 नहीं, ये हो जाएंगे 6 में से 4 जाएंगे 2 आ जाएगा 24, और 1 फिर से 1 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 बचेगा यहाँ से। तो अब आप वापस 148 को क्या लिख सकते हैं, 124 इंटू 1 प्लस आपके पास कितने बच जाएंगे, यहाँ से फिर से 24 बच जाएंगे। अब फिर आपके पास 0 नहीं है, फिर आपको यहाँ से वापस लेना है 124, 24 इंटू क्या लिख सकते हो, इसको 5 प्लस 4 बच गया। फिर से आपके पास 0 नहीं है, फिर आप इसको 24 को लोगे, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ आपके पास क्या आ गया, यहाँ आपके पास 0 आ गया, मतलब ये जो 4 दे रखा है वो इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF इजीली निकाल सकते हो। अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1, हाँ तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आपको इसमें HCF फाइंड करना है। तो इसमें से एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी 2 आप खुद से निकालोगे। अगर आपसे आंसर नहीं निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जैसे कि अब आपको मैं ये सबसे बड़ी जो संख्या दी हुई है उसका
यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं। तो अब जैसे कि इसको हम निकालना है तो अब इसके पास वाली संख्या देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ से 200 इसके पास में संख्या है, लेकिन 200 से इसको विभाजित मल्टीपल करते हैं तो कितने, यहाँ से जैसे 190 को इसे 200 से मल्टीपल किया तो क्या आ रहा है, यह आ रहा है 19 दूनी 38, ये आता है 38,000 आता है। लेकिन यहाँ क्या है 196, मतलब 2 गुना 6 ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ इससे इसको हम 195 से मल्टीपल करेंगे। 195 से अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तब यह पूरी संख्या वापस से रिपीट हो जाती है, मतलब यहाँ शेषफल 0 आ जाता है। 196 को 195 से मल्टीपल करते हैं तो शेषफल 0 आ जाता है और यहाँ जो है ये संख्या वापस रिपीट हो जाती है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 190, जो सॉरी 195 नहीं, ये जो दे रखा 196, इन दोनों का HCF हो जाएगा किसका, 38220, और ये 196 का HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा कितना 196 HCF हो जाएगा, क्योंकि 196 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो मतलब N 196 इस संख्या का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। इसके अंदर दो आपको आपके लिए छोड़ दिया, अगर नहीं आता है तो आप मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अब आपको एक धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में दिया हुआ है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको जैसे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है उसको 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम कोई भी जैसे कि इसको समझने के लिए हम कोई विषम संख्या सोच सकते हैं एक बार के लिए। पहले आगे मैं इसको अदर मेथड से बताऊंगा, उससे पहले हम कोई भी विषम पूर्णांक सोचते हैं अपने माइंड में। विषम पूर्णांक सोचो, जैसे एक सोचे एक विषम पूर्णांक है तो क्योंकि यहाँ 0 रख देंगे तो विषम पूर्णांक आ गया। यहाँ 3, 5 तक तो आपको ज़्यादा दूर जाए। इससे आगे वाली संख्या कोई भी संख्या, जैसे आपने 11 विषम संख्या सुना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 6 × 2 6 × 1 + 5 लिख सकते हो। 6 और 5 11 हो जाएंगे और ये एक विषम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही आप 13 को लिख सकते हो। 13 को क्या लिखोगे, 6 × 2 + 1, ये 13 हो जाएगा और ये इस रूप में लिखा जा रहा है। पहले इस रूप में, अब इस रूप में लिखा गया। ऐसे ही आप 1 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, या 201 सोचिए आपने। अब 201 सोची तो इसको भी अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, जैसे कि इसको 6 से डिवाइड किया आपने तो 6 से काटोगे तो 6 कम 6 × 18 बच गए 2, यहाँ आ गए 6 6 × 18 3 बच गया। शेषफल क्या बचा, 3 बच रहा है यहाँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 3 + 3 लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में आ गया, ये इस रूप में लिखा जा सकता है। तो मतलब ये जो कथन दिया हुआ वो बिल्कुल राइट है, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है तो हम मैथमेटिकली रूप से इसको प्रूफ करते हैं। तो अब हम जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या है यहाँ, अगर हम मान ले पहले लेके चलते हैं कि 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 से किसी विषम संख्या को दर्शा सकते हैं। अगर ये नहीं दर्शा सकते तो मतलब ये दर्शाएंगे। तो अगर हम इन दोनों से किसी भी, इसको 6 ले लेते हैं, अगर इससे किसी संख्या को हम दर्शा सकते हैं तो इसके अंदर देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। 6 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही यहाँ 6 प्लस 4 को अगर हम देखें, यहाँ इधर आपको नहीं दिख रहा हो, 6 प्लस 4 को देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 सॉरी 2 लिखेंगे इसको, यहाँ भी 2 ही आएगा, सॉरी यहाँ 2 आ गया था, यहाँ 3 आएगा, यहाँ हमें 2 लिखना है। यहाँ 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो अगर ये संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग अगर जा रहा है तो ये संख्या विषम कैसे हो सकती है, ये संख्या कभी विषम नहीं हो सकती, क्योंकि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या विषम नहीं हो सकती। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। जो कि हमने माना वो गलत आ जाएगा और यहाँ से हम इस संख्या को पूरा प्रूफ कर देंगे। तो एक बार मैं वापस अच्छे से आपको लिख के इसको बताता हूँ।
माना हम किसी विषम संख्या को 6q प्लस 2 6q प्लस 4 से दर्शा सकते हैं, किसी संख्या को इससे दर्शा सकते हैं, तब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती। अगर अब ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती तो फिर ये तब इसलिए 6q को हम 2 × 3q 6q प्लस 2 को 2 × 3q प्लस 1 6q प्लस 4 को 2 × 3q प्लस इसको 2 लिख सकते हैं। अतः ये सभी 2 से विभाज्य है। अतः 2 से विभाज्य है, तब ये संख्या क्या हो जाएगी? संख्या सम होगी। ये संख्या सम होगी। अतः हमने माना वो कथन गलत है। अतः हमने जो माना, यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अतः हमने जो माना वो गलत है। हमने जो माना, यहाँ इसको हम माना था कि इससे दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इनको दो हमने जो माना गलत है। अतः जो इसलिए विषम संख्या को 6q प्लस 1 6q प्लस 3 व 6q प्लस या लगा सकते हैं या 6q प्लस 5 से दर्शाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि इसमें दिया हुआ क्या था, हमें ये दे रखा था, हमें प्रूफ करना था ये विषम संख्या इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हमने इनको माना कि पहले ये इससे प्रदर्शित कर सकते हैं विषम, इन संख्याओं से। इसको प्रूफ करने के लिए इसकी अपोजिट संख्याओं को लेके चला। अगर ये इस संख्याओं से प्रदर्शित नहीं कर सकते, यहाँ से हमने दिखा दिया कि ये सम संख्या है, सम संख्या कभी विषम संख्या के रूप में नहीं आ सकती, इसलिए हम जो दे रखा था हमने उन्हीं संख्याओं को प्रूफ कर दिया कि अतः विषम संख्याओं को इसी से दर्शाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे थर्ड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ है कि 616 सदस्यों की एक आर्मी है और उसमें 32 सदस्यों की टुकड़े के रूप में विभाजित करना है कि समान सभी के अंदर समान सैनिक आए, तो उसके रूप में हमें उससे टुकड़ी को बांटना है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमें यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से यहाँ से दोनों का HCF फाइंड करने के लिए कह रहा है। इनडायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि अब 616 का हमें क्या निकालना है, 616 का HCF निकालना है, तो यहाँ से 32। अब देखो इसके पास कौन सी संख्या आएगी जिससे इसको मल्टीपल किया जा सकता है, तो आप इसको 19 से मल्टीपल करो। तो अगर आप इससे 19 से मल्टीपल करते हो तो क्या आएगा, देखो 19 9 दूनी 19 दूनी 38 का कैरी 3 आ गया, और 19 3 57 और 3 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 608 होते हैं, 608 होते हैं, मतलब यहाँ शेषफल क्या बच गया 8 बच गया, मतलब शेषफल 8 नहीं आया, मतलब HCF नहीं हो सकता। फिर हम 32 को लिखते हैं, 32 को 8 × 4 लिख सकते हैं प्लस 0, मतलब इन दोनों का HCF क्या आ गया 8 आ गया। तो HCF 8 आती है, हम बोल सकते हैं कि इस जो ये सदस्यों की संख्या दी है इसे 8 में विभाजित करेंगे। अगर हम 8 सदस्यों में पूर्ण विभाजित कर सकते हैं।
8 सदस्यों के रूप में इसे पूर्ण विभाजित किया जा सकता है। अब हम आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसके अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसी भी धन पूर्णांक संख्या के वर्ग को हम 3m और 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो संख्या है ए संख्या है उसे हम मान सकते हैं 3q और 3q+1 उस संख्या को हम मान सकते हैं। 3q और 3q+1 और 3q+2 उस संख्या को मान सकते हैं। तो अब हम उस संख्या को लिखते हैं 3q। अब अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं a² और 3q² का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a²। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 9q²। तो 9q² अगर हम लिखेंगे तो इसको 3 बार यहाँ से 3q²। अब यहाँ से सिंस 3q² = m ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। 3q² को हम लिख दिया तो यहाँ से a² क्या लिखा जा सकता है 3m लिखा जा सकता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम a = 3q+1 का अगर हम वर्ग कर देते दोनों तरफ तो यहाँ से a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखो यहाँ क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं a²। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, इसे खोलेंगे हम a+b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a² + b² + 2ab ये होता है। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो a² क्या आ जाएगा 9q² + 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, इससे पहले 3 दूनी 6q आ जाएगा 6q+1। अब हम फिर से इसको a² इसको कॉमन लेने 3 यहाँ से कॉमन लेने लिख सकते हैं 3q² + 2q+1। तो अब हम यहाँ से इसको a² को क्या लिख सकते हैं 3 × m लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ तक 2 ही लेने, इसके अंदर ज़्यादा नहीं। 3m+1 ये यहाँ तक इन 2 संख्याओं को ये दिखा सकते हैं कि जो क्वेश्चन था हमारा कि किसी भी वर्ग संख्या किसी भी धनात्मक वर्ग संख्या को हम 3m और 3m+1 में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 2 संख्या ये 3q और 3q+1 उन संख्या को मान सकते हैं। कोई भी धन पूर्णांक संख्या है अगर जैसे कि a² का वर्ग करते हैं दोनों तरफ इसका a = 3q का वर्ग कर देते हैं, तब हमारे पास ये आ जाता है कि a × 3q² को हम m मान सकते हैं। m मान के यहाँ से a² = 3m लिख सकते हैं। ऐसे ही हम सिमिलरली a = 3q+1 लेते हैं तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं a² को इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर से फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे, आगे ये हमारे पास ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हमें वापस 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो 3q² + 2q+1। तो यहाँ से इसको 2q यहाँ से 3q² + 2q = इसको हम m फिर से m मान लेंगे तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी यही दिया हुआ है कि आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो ये दिया हुआ है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम 3 जो इसको लिख सकते हैं 9m+1 और 9m+8 के रूप में उस संख्याओं के घन को लिखा जा सकता है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्या वर्ग को 3m और 3m+1 के रूप में, अब बोल रहा है कि जो हम घन संख्या है उन घन संख्याओं को 3m 9m 9m+1 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हम इसको भी सॉल्यूशन करने के लिए यही संख्याएं मानेंगे, यही संख्याएं मान के उसको भी इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। यहाँ हम 3q+2 और ले लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि अब हमें a = 3q दिया हुआ है तो अब इस दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे क्यूब करते हैं। तो 3q² को वर्ग क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 27q³ आ जाएगा। तो अब फिर से यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि a³ यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ से 3q³ आ जाएगा। अब फिर से हम यहाँ 3q³ को हम m मान लें तो इसको हम a³ = 9m लिखा जा सकता है, इजीली लिखा जा सकता है। अब हम इसी प्रकार हम 3q+1 को लेते हैं a = 3q+1। 3q+1 को लिया तो यहाँ से इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ से 3q+1 का होल क्यूब। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसके यहाँ लिख दो 3q³ = अब यहाँ से इसको खोलने के लिए a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो
ए प्लस बी का होल क्यूब आपको दिया हुआ हो, तो मैंने ये एक शॉर्ट के अंदर आपको जो मैथमेटिक्स के जो नॉर्मल फॉर्मूले हमारे यूज आते हैं वो सभी बताए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो शॉर्ट्स के में वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो शॉर्ट्स मिल जाएंगे, उसमें आप जरूर देखिए। तो अब हमें दे रखा है ए प्लस बी का क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर क्यू, ये इसको सॉल्यूशन होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम यूज करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस, इसको हम लास्ट में 1 लिखेंगे, इससे पहले हम 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो 3 तो फॉर्मूले का आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है तो यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 को क्यू स्क्वायर मतलब ये भी फिर से 27 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर, तो यहाँ बी का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, 3 ऐसा कैसा, और क्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 क्यू आ जाएगा आपके पास, प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फिर से ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लें तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, सॉरी हाँ प्लस क्यू आ जाएगा प्लस 1। तो अगर हम फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम लिख दें, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 के रूप में इसको इजीली लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको भी हम यहाँ इसको क्यूब करके इस रूप में लिख सकते हैं। आई होप ये आप खुद ट्राई करोगे। अगर इसमें यह आपसे इसे ये लिखा जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें खुद से। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको अगली क्लास के अंदर आपको इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये एक बैच हमने स्टार्ट किया 10th क्लास के लिए, साथ ही इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में ये टॉपिक्स आते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी के साथ ये पीजीटी और टीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए अपने साथ वालों को जो 10th की तैयारी, अभी जो 10th में हो या फिर जिन्होंने अभी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन अपने मैथ को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मेरे इस चैलेंज से बहुत से ज़्यादा जोड़े। आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से आगे आप लोगों के लिए ऐसे बैचेज लेके आते रहेंगे। चैलेंज से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू, और क्लास को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।